हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी तैयारी क्वेश्चन बैंक सीरीज का पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें 24 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने 2 पार्ट करा रखा है। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी तैयारी में अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे संकलन किया गया है और सभी प्रश्नों को हम यहाँ पार्ट बाय पार्ट करके देख रहे हैं। सबसे पहले हम इतिहास को कवर कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर देखते हैं आज का पहला सवाल पूछा गया था, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। सवाल पूछा गया था, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इलाहाबाद संधि, सुगौली संधि, बेसिन संधि। तो याद रखना है, बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, अर्थात ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। ध्यान रखिएगा, बीपीएससी तैयारी 2.0 में सवाल पूछा गया था। ध्यान दीजिएगा, बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि 1765 में की गई थी, जिसके अंतर्गत मुगल सम्राट ने बंगाल को अंग्रेजों को दे दिया। क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया और साथ ही साथ मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपये वार्षिक भुगतान के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। बताना है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। 1635, 1632 या 1643 या फिर 1648। तो याद रखनी है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1632 में पटना में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। और ये सवाल बीपीएससी में पूछा गया था। ध्यान रखिएगा, 1-2 सवाल बीपीएससी में जो पूछे गए हैं वहाँ से भी सवाल हमने उठा लिया है, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, जो अब पटना कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे। पुर्तगाली मुख्य रूप से मसालों और कपड़ों का व्यापार कर रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया था, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत की अनाधिकारिक दूत बने। इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे। दिए गए ऑप्शन में बताना है आपको। बीपीएससी तैयारी 2.0 में सवाल पूछा गया था। तो ध्यान रखना है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे दादा भाई नौरोजी, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड में भारत का अनाधिकारिक दूत दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराया तथा भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार किया, इसलिए वे भारत के दूत कहे जाते थे। इन्हें सम्मानपूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि क्या किया था, ये आपको बतानी है। पहला है कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखना है, ये बिल्कुल यहाँ पे सही दे रखा है। अगला दिया है, बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के जंगल छोड़ने की अनुमति नहीं थी, ये कथन गलत है। और बागान श्रमिकों को शादी करने की अनुमति नहीं थी, ये तो बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, ये सवाल बीपीएससी तैयारी 3.0 में पूछा गया था, अर्थात इसका सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम के में निर्धारित किया था कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं होगी, ये ऑप्शन सही होगा। चलिए इसमें और भी देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में श्रमिकों के आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1859 का अंतर्देशीय अधिनियम पारित किया। इसके तहत चाय बागानों के श्रमिकों को अपने अधिकारियों की अनुमति के बिना बागान छोड़ने पर रोक लगा दी गई, जबकि श्रमिकों को जंगल छोड़ने एवं शादी करने के संदर्भ में कोई भी प्रावधान ऐसा अधिनियम या फिर कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाया गया था, यह ध्यान रखनी है।
चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आसान सा सवाल है, बीपीएससी तैयारी 3.0 में पूछा गया था। ठीक है, ये आसान सा सवाल है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखनी है। इसके अलावा अभी कुछ पॉइंट जो कि ध्यान में रखना चाहिए, जैसे 1887 में इन्होंने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे, ये भी आपको याद रखनी है। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भी किया है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था। बताना है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का मुख्य कारण क्या था, कौन सा मुख्य कारण था, ये आपको बतानी है। पहला है रेलवे के मार्गों पर तख्तों स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। दूसरा है नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफ़ी का वृक्षारोपण करना। विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि का उन्नत करना। एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का मुख्य कारण क्या था। पहला तो ये था कि रेलवे के मार्गों पर तख्तों स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। ठीक है, ये सही है। नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफ़ी का वृक्षारोपण करना, ये भी सही था। और विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, ये भी सही है। अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखना है। भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का ये मुख्य कारण था। ये सभी चीज़ जो दिए गए ऑप्शन में है। बीपीएससी या स्कूल टीचर में सवाल पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में निर्वनीकरण का मुख्य कारण विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना था। साथ ही रेलवे का विकास, चाय बागान का विकास भी इसके अन्य कारण थे, जिसके कारण वनों की कटाई की गई थी, निर्वनीकरण की गई थी। ठीक है, निर्वनीकरण के कारण देखेंगे ना तो अंग्रेज जो थे वनों को 3 प्रकार से शोषण किया था। मुख्य रूप से अंग्रेजों ने वनों को 3 प्रकार से शोषण किया था प्रमुख रूप से। पहला तो है कि उनके पास लकड़ी की भारी मांग थी, जिसके पूरा करने के लिए उन्होंने बड़ी संख्या में लकड़ी की कटाई कर दी। दूसरा, उन्होंने वृक्षारोपण के लिए जगह बनाने के लिए जंगलों के बड़े हिस्सों को साफ कर दिया। और तीसरा था कि वे पेड़ों की कटाई को नियंत्रित करना चाहते थे और इससे संबंधित कानून पारित करना चाहते थे। तो ये 3 मेन कारण हैं, ये ध्यान रख सकते हैं आप। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया। सवाल है, 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था। नाइब, पेशवा, वजीर, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी तैयारी 3.0 में सवाल पूछा गया था, जो कि पेपर कैंसिल हो गया था। तो याद रखना है, 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट का नाइब घोषित किया था। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, ध्यान रखनी है। 4 जुलाई 1857 को जब कानपुर से अंग्रेजों ने प्रस्थान किया तो नाना साहेब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की तथा पेशवा की उपाधि धारण की। इस दौरान उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह स्वीकार करते हुए स्वयं को उनका नायब घोषित किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी। किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी, यह बताना है। बीपीएससी तैयारी 2.0 में ये सवाल पूछा गया था। तो याद रखना है, सही आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था। ठीक है, उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत की शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, तो याद रखना है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। इसमें कुछ और भी लाइन है जो कि ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि भारत सचिव के पद का प्रावधान किया गया यहाँ पे, और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल की स्थापना भी की गई थी। इसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के द्वारा और 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा नियुक्त किए जाते थे।
चलिए अगला सवाल लेते हैं। पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की। निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी। अफगान, ईरानी, मुगल, एक से अधिक में से कोई नहीं। बीपीएससी तैयारी 2.0 में सवाल पूछा गया था। तो याद रखना है अफगान देखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी, अर्थात यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की थी। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बांदा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्हें वे अपना भाई मानती थी, को पत्र के साथ राखी भेजकर उनकी लाज रखने को कहा था। बांदा नवाब 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए थे। चलिए आगे देखते हैं। सवाल पूछा गया है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। बीपीएससी तैयारी 2.0 में सवाल पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। 1857 के विद्रोह को वीडी सावरकर के द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। किनके द्वारा? वीडी सावरकर के द्वारा। ये ऑप्शन सही है। ध्यान दीजिएगा, 1857 के विद्रोह को वीडी सावरकर के द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखा है कि 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए व्यापक प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। चलिए अगला सवाल है, पूछा गया था 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, बिल्कुल सही है। अंग्रेजों की जो सैन्य थी वो बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ मानी जाती थी। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम या विचारधारा नहीं थी, ये भी सही है। हमारे देश में देखेंगे जो विद्रोही थे, जो विद्रोह कर रहे थे अंग्रेजों का, उसमें देखेंगे कि उन लोग के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम नहीं था और नहीं कोई उनमें एक जैसी विचारधारा थी। सबकी विचारधारा अलग अलग थी। और समाज के सभी वर्गों को से समर्थन का अभाव था। समाज के सभी वर्गों से समर्थन भी प्राप्त नहीं था, ये भी कारण था। इसलिए देखेंगे कि 1857 का जो विद्रोह होता है वो क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उपर्युक्त में से सभी। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखेंगे कि 1857 के विद्रोह की विफलता के मुख्य कारण कौन कौन से थे। एक तो अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों में से समर्थन का अभाव था, साधनों की कमी थी, क्रांति का देशव्यापी प्रसार ना होना पाना, है ना, क्रांति का देशव्यापी प्रसार नहीं हुआ था, और आपसी फुट तो था ही, आपस में ही लड़ रहे थे। तो ये सभी कारण की वजह से देखेंगे कि 1857 का विद्रोह विफल हो जाता है। चलिए अगला सवाल है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। किसने कहा था? ये बात हिरोज के द्वारा कही गई थी। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में सवाल पूछा गया था। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी सैन्य अधिकारी हिरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। चलिए अगला सवाल है, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया। किसने कर की नई जो व्यवस्था लाई गई थी ना, ठीक है, उसे बताना है कि विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किसने किया था। दिए गए ऑप्शन आपको बतानी है और ये सवाल बीपीएससी तैयारी 3.0 में पूछा गया है। तो याद रखना है, सही आंसर हो जाएगा 1855-56 में बिहार के संथालियों ने। ठीक है, अब तो वर्तमान झारखंड कह सकते हैं। ठीक है, तो 1855-56 में बिहार के संथालियों ने नई व्यवस्था, कर की जो नई व्यवस्था थी उसके विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का इन्होंने विरोध किया था। याद रखनी है, बी ऑप्शन सही होगा। ध्यान दीजिएगा, 1855-56 में बिहार के संथाल आदिवासियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई नई कर नीति के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया था। इसे संथाल विद्रोह या संथाल हुल कहा जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धो, कान्हू, भैरव और चांद, ये 4 भाई थे
जिनके द्वारा ये किया गया था, जिसमें सिद्धू और कान्हू प्रमुख नेतृत्व करता थे। यह विद्रोह लगभग 1 वर्ष तक चला था। चलिए अगला सवाल है, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था? बीपीएससी तैयारी 2.0 में सवाल पूछा गया है। ठीक है, और ये सवाल देखेंगे बीपीएससी तैयारी 3.0 पूछा गया था, अर्थात कह सकते हैं कि ये संथाल विद्रोह इंपॉर्टेंट है, अपने आप में ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन कोई भी सही नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखेंगे कि संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में किया गया था, ना कि राजकुमार शुक्ल, एस.एन. सिन्हा या फिर सहजानंद सरस्वती, इनके लोगों के द्वारा नहीं किया गया था। ध्यान रखना है, ये ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी, पागलपंथी, नील, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी तैयारी 2.0 में सवाल पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। याद रखना है, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ये भी याद रख सकते हैं कि यह बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है और इसका प्रकाशन 1882 में हुआ था। ठीक है, क्या क्या याद रखना है? एक तो याद रखना है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। यह बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है और इसके प्रकाशन 1882 में हुआ था। ठीक है, यहाँ से सवाल और भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बंकिम चंद्र के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? देखिए बीपीएससी असूल टीचर में फिर से पूछा गया है, ये बंकिम चंद्र के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ये सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है, अर्थात यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। देखिए बीपीएससी असूल टीचर में ये सवाल पूछा गया था और बीपीएससी टीआरई 2.0 में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए लगता है फिर उसी से संबंधित कुछ सवाल है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था, कब किया गया था? 1881, 82 या फिर 80 में। बीपीएससी तैयारी 3.0 री एग्जाम जो हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं आप या उसी से संबंधित सवाल पूछ कर सकते हैं आप, है ना। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास ये आनंद मठ कब प्रकाशित किया गया था? 1882 में। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है ये आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। चलिए अगला सवाल क्या है देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? कौन सी घटना सबसे पहले हुई है ये बतानी है। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1955-56 में हुआ था। ठीक है, 1955-56 में। बिरसा मुंडा का विद्रोह का से कब चला था, याद है किन्हीं को? तो इनका विद्रोह याद रखना है 1895 से लेकर के 1900 तक चला था। ठीक है, क्योंकि 1900 में तो इनकी मृत्यु ही हो जाती है। और ताना भगत का आंदोलन चलता है 1914 से लेकर के 1920 तक। तो सबसे पहले घटना कौन सी दिख रहा है यहाँ पे? संथाल विद्रोह, जो कि सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में किया गया था। बीपीएससी तैयारी 2.0 में सवाल पूछा गया था। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है, ताना भगत आंदोलन संबंधित है। ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? ये बीपीएससी तैयारी 2.0 में पूछा गया है। तो ये ध्यान रखना है, ये आदिवासी आंदोलन से संबंधित है, अर्थात यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा। ध्यान दीजिएगा, ताना भगत आंदोलन आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। यह आंदोलन अप्रैल 1914 से लेकर के 1919 तक चला था। यह बिहार, वर्तमान में झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार में जत्रा भगत और तुस्या भगत के द्वारा किया गया था। ये लाइन याद रखिएगा, जत्रा भगत और तुस्या भगत के द्वारा ये ताना भगत आंदोलन किया गया था। इसे उरांव ताना भगत आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? कौन सा आंदोलन था ये था वहाबी आंदोलन, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में एग्जाम में ये पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। वहाबी आंदोलन या फिर विद्रोही लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था।
यह आंदोलन वर्ष 1831 में हुआ था। इससे संबंधित नेता कौन थे? सैयद अहमद थे। सैयद अहमद थे, ध्यान रखनी है। वहाबी आंदोलन से संबंधित कौन से नेता हैं? सैयद अहमद। ये भी याद रखना है। 1881 में हुआ था, 31 में हुआ था, ये भी याद रखना है। चलिए अगला सवाल है, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बीपीएससी टीआरई 2.0 में ये सवाल पूछा गया था। तो ध्यान रखना है, डेविड हेयर। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डेविड हेयर हो जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने की थी, दोनों ने मिलकर किया था। हिंदू कॉलेज वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। ठीक ना, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे डेविड हेयर इसका सही आंसर है। आप सिर्फ राजा राम मोहन राय को याद करके रखे होंगे, लेकिन डेविड हेयर भी थे इसमें शामिल, ध्यान रखनी है। और बीपीएससी का देखेंगे कि ये उनका ऑफिशियल आंसर की में भी यही आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल लेते हैं, 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? बीपीएससी टीआरई 2.0 में सवाल पूछा गया था। बताना है कि 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये कौन थे? सत्येंद्र नाथ ठाकुर, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। सत्येंद्र नाथ ने 1865 में अहमदाबाद के सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर काम शुरू किया था और वे सिविल सर्विसेज में लगभग 30 सालों तक रहे थे, याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, वुड के 1854 के ऑपरेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। बताना है कौन सा कथन सही है, एक, दो, दोनों या फिर कोई नहीं। तो देखिए, वुड डिस्पैच जो कि 1854 में आया था, उसमें देखेंगे कि उसमें बात की गई थी किसका, कि उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी। अंग्रेजी की बात की गई थी कि उस शिक्षा में अंग्रेजी की वहाँ पे पढ़ाई होनी चाहिए, ये बात की गई थी, बिल्कुल सही है। और इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी जोर दिया था कि महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए, उन्हें प्रशिक्षण करना चाहिए, है ना, तो ये भी सही है। तो ये दोनों बातें की गई थी वुड डिस्पैच 1854 की में, तो दोनों सही है, अर्थात यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, एक और दो दोनों यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, वुड के 1854 के ऑपरेशन के संबंध में सिफारिश निम्न थी। पहला था, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। देखिए, उच्च शिक्षा में बात हो रही है, उच्च शिक्षा मतलब कि हायर लेवल को जो पढ़ाई होती है उसमें, है ना, बेसिक जो प्राइमरी जो होती है शिक्षा, उसमें अंग्रेजी की बात नहीं की गई थी, ये ध्यान रखना है। तथा विद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाए रखने का सुझाव दिया था। ठीक ना, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया तथा तकनीकी विद्यालयों एवं अध्यापक प्रशिक्षण प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की भी स्थापना की बात इसमें की गई थी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल पूछा गया था, इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्रों के संपादक थे? आसान सा सवाल है, बताना है कि इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक, ये संपादक थे। बीपीएससी टीआरई 3.0 जो कि पेपर कैंसिल हो गया था, उसमें पूछा गया था। बताना है वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये थे अरविंद घोष, याद रखना है। वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादन श्री अरविंद घोष ने किया था। 6 अगस्त 1906 को इस समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। यह अंग्रेजी भाषा में एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इस समाचार पत्र की स्थापना कब की गई थी? 1905 में। किनके द्वारा? विपिन चंद्र पॉल के द्वारा। इसे द न्यूज़पेपर एक्ट 1908 के तहत बंद भी कर दिया गया था, ये भी याद कर रखनी है आपको। ठीक है, तो ये सारा डेटा यहाँ पे लिखा भी गया है, आपके लिए दिक्कत नहीं होने वाली है। आप लोग को अगर इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ फाइल हम टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे, आप लोगों को सिर्फ कमेंट करनी है। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।